This is an ABP Life podcast. लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो गया, नतीजे आ गए, जनादेश आ गया है। जनादेश एनडीए को सामान्य बहुमत दे चुका है, लेकिन विपक्ष खासतौर से कांग्रेस ने बड़ी छलांग लगाई है, लगभग दोगुनी सीटें पाई हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया है, उसने लगभग अपनी जो टैली है उसको 100% तक बढ़ा दिया है, क्योंकि पिछली बार कहीं नहीं से शून्य से शिखर की ये लड़ाई अगर कहें तो रही है। पूरे चुनाव में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब पर बात करूंगा मैं, व्यालोक। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार तहसीन मुनव्वर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, नमस्कार व्यालोक। पहला सवाल, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक रोबस्ट और हेल्दी विपक्ष बहुत जरूरी है, और इस बार जनता ने विपक्ष को खूब खिला पिला कर भेजा है। कांग्रेस, रेजुनवेटेड कांग्रेस भारतीय डेमोक्रेसी के हित में है। राहुल गांधी के तौर पर एक नया नेता मिला है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। हालांकि उनके विरोधी कहते हैं कि वो 12-13 बार लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कैसे देखते हैं इस पूरे विपक्ष को जो तगड़ा बनाकर जनता ने भेजा है इस बार? देखिए व्यालोक, जो बात आपने कही इस सवाल के शुरू में ही, वो वही अहम है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक स्वस्थ विपक्ष और जो बहुत ताकतवर हो, शक्ति के शाली विपक्ष हो, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष को भी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कार्य करना होगा, और वो जो जब आगे बढ़ेगा विपक्ष, तो उसको सरकार को रास्ता दिखाना होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि इससे पहले इतनी जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, कि उसका तोड़ नहीं था। और विपक्ष हमेशा कहता रहा कि हमें बोलने के अवसर भी नहीं मिलते, हमको बोलने नहीं दिया जाता, और जो है इस तरह की बातें 2014 2019 ये दोनों जो भी हुआ उसमें ऐसे ही देखने को मिला। इस बार विपक्ष वाकई बहुत मजबूत होकर आया है, और ये देखना ये है कि विपक्ष कितना जो है एकजुट रह पाता है आगे चल के। वो भी इंडिया गठबंधन के लिए बहुत जरूरी होगा, बहुत अहम होगा। तो अभी अगले 6-7 महीने जो है वो बहुत ही देखने वाले होंगे, और ये उसके बाद ही पता चलेगा कि विपक्ष कितना मजबूत है। लेकिन हाँ, कांग्रेस जो है, मेरा ये मानना था कि कांग्रेस जो है उसका पूरा जोर जो है 100 से 125 सीटों पर है। और इसी लिहाज से आप देखेंगे कि कांग्रेस ने वहां समझौते किए जहां उनके जो राज्य के जो कार्यकर्ता भी नाराज थे। उसके बावजूद आपने दिल्ली में देखा किस तरह अरविंदर सिंह लवली जो है कांग्रेस छोड़ के गए उनकी, और तो उसके बाद भी जो है यहाँ पर दिल्ली में कोई भी सीट ये जो है इनका गठबंधन नहीं जीत पाया है। तो वहां पे भी उन्होंने समझे थे कि क्योंकि वो पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते थे, एक संदेश देना चाहते थे कि देखिए हम सब मिलजुल के इनका मुकाबला कर रहे हैं। उन्हें पता था कि दिल्ली में जो है, जहाँ पे शीला दीक्षित के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने, विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल ने इतना जबरदस्त आंदोलन किया था, जिसके कारण सत्ता गई, उन पर क्या क्या आरोप लगाए थे। वहां पर भी अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे, तो यकीनी तौर पर उनका ये था कि ठीक है, हम यहाँ पर तो इनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। जो आम आदमी पार्टी की सोच वाले जो लोग हैं पूरे देश में, उनका भी इस प्रकार से हमको समर्थन मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये इनके काम आया है। हाँ, कांग्रेस जो है 100 का आंकड़ा जो है, सेंचुरी जो है उनकी रह गई। बहुत से ऐसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जो 99 पे आउट होते रहे हैं, उनको अफसोस भी होता रहा है। लेकिन जितना कांग्रेस अब आगे बढ़ती और ऊपर जाती, उतना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा ने बचा लिया इस प्रकार से, क्योंकि उड़ीसा में जो उनकी जो कामयाबी हुई है, जो सफलता उनको मिली है, वो किसी ने नहीं सोची होगी। और इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उड़ीसा जो है, इसीलिए आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे और जब जश्न मना रहे थे, उन्होंने शुरुआत की जय जगन्नाथ से। जी, एक सवाल एनडीए के लिए है, और खासतौर से भाजपा के लिए। रिजल्ट बड़े मिक्स टाइप के रहे हैं। आपने उड़ीसा का नाम लिया, मैं चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन का नाम लूंगा। वहां भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है, चंद्रबाबू नायडू ने किया, भाजपा ने भी वहां अपनी टैली बहुत बढ़ा ली है, और अब वो वहां विधानसभा में भी मेजॉरिटी में है उनका गठबंधन दल। बहरहाल
राजस्थान जो अभी 6 महीने पहले एक बड़ा मजबूत किला था वह ढह गया, उत्तर प्रदेश ढह गया, और सबसे बड़ी बात अयोध्या में इनकी हार हो गई। अयोध्या की हार शायद वह घाव है जो 5 साल तक भाजपा को बहुत चुभेगा। देखिए 2-3 बातें हैं। आंध्र प्रदेश की आपने बात की, यकीनी तौर पर वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू देखिए जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और वो उसको जो है उनके साथ जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, जितनी भी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, उसका भी असर जो है, देखिए ये देश जो है बहुत ही विभिन्न प्रकार का देश है। ये यहाँ के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी आस्था विश्वास जो है वो मानवता की जो हमारे जो आयाम होते हैं उन पर होती है। तो अगर आप किसी के साथ बहुत अधिक ज्यादती वगैरह करते हैं तो लोग फिर उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से तेलुगु देशम पार्टी का रिवाइवल वहां पर इसी लिहाज से हो गया। और राजस्थान में तो हमने देखा था कि कितने कांटे की मुकाबला हुआ। राजस्थान में देखिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उनका वहां पर कोई लीडर ही नहीं रह गया। इस प्रकार उन्होंने एक जो मुख्यमंत्री का चेहरा दिया भजन लाल, वो वहां पर राजस्थान के लोगों के साथ जेल नहीं हो पाया। वहां पे इतने बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, तो उस लिहाज से कि भी आप दिल्ली से जिसको भी चाहे बना रहे हैं, और ऐसे समय में जबकि आप चुनाव में जाने वाले हैं, वो मेरे ख्याल से वो फैसला गलत हो गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में खैर वो निकाल के लेके आ गए, लेकिन राजस्थान में वो चीज चल नहीं पाई। और फिर मुझे लगता है कि जिस प्रकार गुजरात में खैर वो तो जीत गए चुनाव, लेकिन एक रिसेंटमेंट था राजपूत कम्युनिटी वाला, वो भी उनको वहां पे राजस्थान में शायद हो सकता है भारी पड़ा हो। और फिर राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट ने एक जो अपने बीच के जो इनके में जो भी खटास थी उसको चुनाव तक के लिए जो इन्होंने पीछे करके काम किया, उसका भी फायदा हुआ है इसको, कांग्रेस को। हाँ, आपने अयोध्या की बात की, मैं इस पर खास तौर से बात करूंगा क्योंकि देखिए मैं खुद रजौरी का हूँ और वो फैजाबाद पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आती है, लोकसभा का जो हमारा क्षेत्र है। उसमें लोग अयोध्या वालों को मैंने देखा सोशल मीडिया पे काफी कुछ कह रहे हैं। सिर्फ अयोध्या नहीं है, आप इसको इस प्रकार से लीजिए कि देखिए वहां पे 5 जो है वो विधानसभाएं हैं, दरियाबाद है, मिल्कीपुर है, बीकापुर है, हमारा रुदौली है और उसके बाद अयोध्या है। तो 4 में भाजपा के विधायक हैं, जिनमें दरियाबाद और अपना रुदौली, अयोध्या और बीकापुर, और मिल्कीपुर में जो है समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, ये अवधेश प्रसाद, जिनको इन्होंने अखिलेश ने टिकट दिया। अब आप ये देखिए कि जो फैजाबाद सीट है वो जनरल सीट है, लेकिन अखिलेश ने यहाँ पर बहुत पूरे मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस प्रकार से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको आप देखेंगे तो उन्होंने ये नहीं देखा। पहले तो ये होता था एक पार्टी का वर्चस्व रहता था समाजवादी पार्टी में और वो एक जाति का, उसी जाति के लोगों को ज्यादा टिकट मिलते थे और इस प्रकार से वो खेल करते थे। लेकिन यहाँ उन्होंने कास्ट फैक्टर्स को बहुत सामने रखते हुए एक पार्टी समुदाय से अवधेश जी को लाए, जो बहुत ही पुराने समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स के लेवल के समझिए। तो उनका वहाँ पर पूरे इलाके में बहुत अच्छा जो है कनेक्टिविटी थी और फिर पारसी और मुसलमानों का जो एक मिलन हुआ। और हम ये समझते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में वैसे तो तकरीबन कई ऐसी सीटें हैं जो मैंने आज एक अखबार में भी देख रहा था, 16-17 के करीब सीटें हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ज्यादा वोट हासिल किए हैं जीत के माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो है जो वोटर था, जो उनका पुराना उनका साथी था, उसको भी ये मैसेज गया है कि बहन जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सलीके से नहीं कर रही। तो ये मैसेज भी उनको, और खास तौर से जो मुस्लिम वोटर था उसको तो वो तो यही मान के चल रहा था कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी को पीछे से सपोर्ट कर रही है। जिस तरह लोग इल्जाम लगा रहे थे कि पीठ की है, उसका भी जो है बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हुआ। तो जी सॉरी आपको रोक रहा हूँ, इसी से रिलेटेड आखिरी सवाल है। बहन जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भाजपा सेकेंड टीम की तरह खेलेंगे, लेकिन एक तो उनके परसेंटेज जो है वोट का वो ड्रेस्टिकली कम हुआ है, सीधा 9% मतलब वो आ गई हैं 19% से। और दूजे
जो वोट बैंक उनका है वो पूरा शिफ्ट होता दिखा है सामने सामने समाजवादी पार्टी। इसको लेते हुए आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दें प्लीज। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि बहन जी को बहुत, क्योंकि बहुजन समाज की बात होती तो मुस्लिम भी बहुत उनको वोट देते थे और मुस्लिम कैंडिडेट भी वो बहुत ज्यादा देती रही हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत खूबसूरती के साथ कार्ड खेला, क्योंकि आप देखेंगे फैजाबाद के आसपास के इलाकों में भी समाजवादी पार्टी ही या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जीती है। आप देखिए बाराबंकी में तनुज पुनिया जो है बहुत मुद्दत से चुनाव लड़ रहे थे, वो जीत गए। और इधर आप श्रावस्ती वगैरह और दूसरे इलाकों में भी देखेंगे तो वहां पर भी जो है इनकी जीत हुई है, सपा या कांग्रेस की। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में किसी पाले में नजर नहीं आ रही थी और किसी फाइट में थी ही नहीं, एक तरह से देखा जाए। लेकिन उन्होंने बहुत जगह, जैसे आप ये देखिए कुंवर दानिश अली पहले इनकी टिकट पे जीते थे, लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस से थे और वहां पर जो है वो हार गए। और जीत का मार्जिन देखिए, जो हार का मार्जिन है 28,670 है और बहुजन समाज पार्टी को वहां पे तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने नुकसान भी बहुत जगह पहुंचाया होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम बीएसपी को बिल्कुल डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी, जैसे देखिए चंद्रबाबू नायडू जो है अगर वापस आ सकते हैं तो कोई भी पॉलिटिकल जो लीडर होता है वो बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन बहन जी को बहुत खुलकर मैदान में आना पड़ेगा, मुझे ये लगता है, तभी बसपा को वो आगे चल ले जाएगी। क्योंकि आप देखिए चंद्रशेखर आजाद जो है नगीना जैसी जगह से जीत गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Live podcast.